नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की देश और दुनिया की खबरों के एनालिसिस के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में राजनीति हर दिन नई करवट ले रही है। इस बार बिहार के चुनाव में कुछ नए नए पैरामीटर सामने आए हैं। उनमें से ही एक है लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव। उनको लेकर उन्होंने बात की है कि वो एक अपनी नई पार्टी या एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं। अब इसका बिहार की राजनीति पर क्या क्या असर पड़ सकता है, इन सब मामलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो बिहार में एक बात कही जा रही है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के आमने सामने हो गए हैं और अब जो तेज प्रताप यादव हैं वो नई पार्टी बनाने की या गठबंधन करने की बातें कर रहे हैं। इससे अब बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यूं तो बिहार को अगर हम देखें तो हर चुनाव वहां नया चुनाव होता है। हर चुनाव में नए समीकरण बनते हैं, नए समीकरण बिगड़ते हैं। बहुत से ऐसे दल हैं जो कभी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते हैं। कुछ छोटे दल ऐसे हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ते हैं। नीतीश कुमार वहां एक बीच का फैक्टर है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार मिलकर बना लेते हैं, और वो लालू के प्रसाद की और कांग्रेस से मिलते हैं तो उनकी सरकार बनती है। लेकिन पिछले 20 साल में करीब 19 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी थोड़ी अदावट हुई, थोड़ी उनकी तकरार हुई, पार्टी छोड़ के चले गए, इस गठबंधन छोड़ के चले गए, कांग्रेस लालू के साथ सरकार बनाई, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और वो एक तरीके से वापस अपने मूल भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी रही है उसके साथ आ गए। 19 साल से सरकार बन रही है। अब चूंकि बिहार में जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल है, मुख्य पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और पिछले चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी होके उभरी थी 75 सीट लेके। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद थी 74 और 45 पे थे नीतीश कुमार। अब चूंकि लालू प्रसाद यादव के उनके जो घरेलू है एक शादी का विवाद को लेकर, उनकी तेज प्रताप की शादी हुई, उन्होंने छोड़ दी, उनके किसी दूसरी महिला से संबंधों की जब खबर आई तो लालू प्रसाद यादव को लगा कि चुनाव के इस मौके पर अगर इस तरह शादी टूट गई, और वो शादी भी एक यादव परिवार से ही हुई थी, उनके जो लालू के समधी थे वो यादव थे, तो अगर उनको लगा कि यादवों में कोई गलत मैसेज नहीं जाए कि लड़की को छोड़ दिया, दूसरी लड़की के साथ रह रहे हैं, तो लालू ने आनंद फानन में उनको पार्टी से भी निकाल दिया और परिवार से भी निकाल दिया। बहुत से लोगों को लगा कि नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती मतलब मिली जुली कुश्ती। लालू ने तेज प्रताप से कह दिया होगा हम तुमको दिखावे के लिए निकाल रहे हैं और चुनाव के बाद फिर तुमको ले लेंगे। लेकिन तेज प्रताप को लगा कि शायद इसी बहाने मुझे किनारे करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और कई बार वो तेजस्वी के साहब जो सलाहकार हैं उन पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आरोप लगा चुके हैं कि कुछ लोग, घर के ही लोग, परिवार के लोग मुझे अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तेजस्वी प्रताप यादव जब गठबंधन, महागठबंधन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश की पार्टी चिराग पासवान के साथ गठबंधन लगभग तैयार है, सीटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ऐसे में तेज प्रताप ने एक नया दाव खेला है। दाव नहीं कह सकते, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। छोटी छोटी कई पार्टी हैं जिनका 5-5, 7-7 सीटों पर अस्तित्व है, वहां उनके साथ मिलकर 5 पार्टियों के साथ एक टीम तेज प्रताप बना रहे हैं। वो मतलब उसको लीड तेज प्रताप करेंगे, कुछ सीटों पे उनके कैंडिडेट उतरेंगे, कुछ सीटों पे उनके कैंडिडेट उतरेंगे। अब आपने जो सवाल पूछा कि क्या इससे बिहार की राजनीति बदलेगी या कोई नई करवट लेगी, अगर हम बिहार की चुनाव पे चर्चा करते हैं तो हमें बिहार के राजनीतिक इतिहास में नजर डालनी पड़ेगी। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 37.26% वोट एनडीए गठबंधन को मिले, मतलब भाजपा गठबंधन को, और 37.23% मतलब 0.03% वोट महागठबंधन के कम थे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 12,000 वोट ज्यादा मिले और उन्होंने सत्ता में आ गए। 125 करीब उनकी आई और 110 सीटें लालू प्रसाद यादव के गठबंधन की पार्टी को आई। लेकिन उसमें एक चीज हमको देखनी होगी, जो इस गठबंधन में, भाजपा गठबंधन में है, चिराग पासवान, वो पिछली बार अलग होकर चुनाव लड़े थे। सीटें उनको भले कम मिली हो लेकिन उन्होंने लगभग 6% वोट प्राप्त किए थे। अब वो 6% अगर वोट इस भाजपा के खाते में जुड़ जाते हैं तो 37 का अंतर इधर 43 हो जाता है, उधर 37 हो जाता है। उसके बाद जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव जब 2024 में हुए, तब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 47% वोट मिले, और जो लालू प्रसाद यादव के गठबंधन उसको 39%, मतलब 8% का अंतर था। जब 37-37 कांटे की टक्कर थी विधानसभा में तो सीटें 125 और 110, लेकिन जब लोकसभा में चिराग पासवान इस पाले में आ गए
तो भाजपा गठबंधन की सीटें अब हो गई 30 और लालू गठबंधन की रह गई 10। मतलब चिराग पासवान के घर आते ही जो समीकरण है 30 एक तरफ और 10 एक तरफ, 8% का अंतर हो गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जिस पे हमने पहले भी चर्चा कर रही है, कि जो चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर भी अपनी नई भूमिका में वहां आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज पार्टी के। वो किसके वोट काटेंगे किसके नहीं काटेंगे हम पहले चर्चा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में फिर करेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव, अगर 25-30 सीटें भी ऐसी हैं जहां उनका मान लो प्रभाव है या छोटी पार्टियों का प्रभाव है, और जो लोग जिनको टिकट राजद से नहीं मिलता है, लालू प्रसाद की पार्टी से नहीं मिलता है या कांग्रेस से नहीं मिलता है, ऐसे बागी को अगर तेज प्रताप का समर्थन मिल जाता है तो थोड़े बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि तेज प्रताप को सहानुभूति मिलेगी, लेकिन अगर कांटे की लड़ाई में 2-3% वोट का भी वो नुकसान करते हैं, सेंध लगाते हैं, तो जो महागठबंधन के जीतने की उम्मीदें हैं वो कुछ धूमिल हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे। अगर तेज प्रताप 2% वोट लालू के काट देते हैं और प्रशांत किशोर टोटल में से 3-4% वोट भाजपा के खाते से ले जाते हैं, तो जितनी लड़ाई रोचक पिछले बार हुई थी वैसी ही रोचक लड़ाई इस बार भी होने जा रही है। और अभी चुनाव में चूंकि 3-4 महीने का समय है और ये जो चीजें चल रही हैं ये किस शेप में लेंगी। आज तेज प्रताप कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मतलब तेजस्वी तो राजद की लालटेन को जलाने के प्रयास में लगे हैं और तेज प्रताप राजद की जो लालटेन है उसकी लौ को मध्यम करने में लगे हैं। वो बुझा नहीं पाएंगे लेकिन वो मध्यम जरूर कर सकते हैं कुछ सीटों पर। तो जो दो बेटों की लड़ाई है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जो बड़ा बेटा होता है उसको गद्दी मिलती है राज तिलक, चाहे वो राजाओं में होती थी चाहे इस जमाने में हो, कि जो बड़ा बेटा है उसको दी जाती है। लेकिन तेजस्वी छोटे हैं फिर भी लालू ने उनको चुना। लेकिन कई बार हमारे परिवारों में भी होती है, जैसे वसीयत लिखी जाती है, तो कोई अगर बेटा कम योग्य है या धंधे को व्यवसाय को आगे नहीं ले जा सकता तो पिताजी बड़ा हिस्सा बड़े वाले उस व्यक्ति को कर देते हैं, उस बेटे को जिसमें योग्यता है। तो लालू राबड़ी को शायद लगा कि तेजस्वी तेज प्रताप के मुकाबले राजनीतिक तौर पे ज्यादा सफल है, ज्यादा सक्षम है, इसलिए उनको विरासत दी और वो मुख्यमंत्री भी रहे और पिछली बार उन्होंने अच्छा मुकाबला किया, अच्छे उनकी सभाओं में भीड़ जुटी। लेकिन अभी रूट किस करवट बैठेगा इसको देखने के लिए भी बिहार में बहुत समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे और नया रूप हमारे सामने आएगा। अच्छा, जो तेज प्रताप यादव हैं उन्होंने अपना गठबंधन बना के और आरजेडी को गठबंधन का भी ऑफर दे दिया कि आपके साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं। क्या ये एक तरह से मतलब अभी हल्के फुल्के अंदाज में से देखा जाए या ये एक गंभीर कुछ राजनीतिक गठबंधन हो सकता है? नहीं, गंभीर तो नहीं। मैं इसमें जो तेज प्रताप के गठबंधन को मैं गंभीरता से नहीं लूंगा, शायद कोई भी गठबंधन गंभीरता से नहीं लेगा। अगर वो महागठबंधन लालू प्रसाद की पार्टी वाले महागठबंधन के साथ सीटों के ऑफर या तालमेल की चर्चा कर रहे हैं तो मैं जो समझ पाया हूं या जो और लोग समझ पाते हैं कि शायद वो चाहते हैं उनको 10-15 सीटें मिल जाए, उनको खुद की सीट जहां महुआ, वो उन्हें घोषणा कर दी कि महुआ से चुनाव लड़ूंगा, या जो 5 छोटी पार्टियां किसी को 1 किसी को 2 देके अगर 8-10 सीटों का उनको ऑफर होता है तो शायद वो उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन वहां भी लालू प्रसाद की पार्टी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कई छोटे दल हैं, तो वहां 10 सीटें देने का मतलब है कि शायद फिर दूसरे दलों की सीटें कटे। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, 70 से कम पे तैयार नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि आपको 70 सीटें दी तो आपका स्ट्राइक रेट खराब है, 70 में से आप 19 जीते हो। तो ये जो ऑफर है इसको लालू प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद या तेजस्वी तेज प्रताप के इस ऑफर को स्वीकार करेंगे। 10-15 सीट उनके लिए छोड़ने का साहस जुटाएंगे, आसार कम लगते हैं। अच्छा, जो लालू यादव ने कदम उठाया था कि उनके व्यक्तिगत तेज प्रताप के व्यक्तिगत जीवन के कारण उनको पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर दिया, क्या अब वो दाव उल्टा पड़ सकता है? क्योंकि अगर तेज प्रताप चुनाव लड़ते हैं तो सीधी सी बात है वो उन्हीं के वोट काटेंगे। निश्चित रूप से चुनाव होता है तो हर पार्टी, मतलब 100 वोट अगर मिलते हैं तो वो 70 वोट तो लालू प्रसाद, क्योंकि जिस माहौल में रहे, जो उनका सर्किल है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे वो फिर इनकी शरण में आएंगे, तो जो उनका व्यक्तिगत प्रभाव है पार्टी का है तो निश्चित रूप से ज्यादा डैमेज वो करेंगे। लेकिन 243 सीटों पे वो डैमेज करने की स्थिति में नहीं है। बिहार में जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को हराने के उत्सुक हैं वो तेज प्रताप यादव के गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहेंगे। वो उनकी कोशिश रहेगी कि सारा जो वोट है कंसोलिडेट होके महागठबंधन के पक्ष में जाए। जितना वोट विभाजित होगा
सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जितना वोट विभाजित होता है उतना फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलता है। ये पिछले चुनाव के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं। तो क्या तेज प्रताप यादव के साथ पारिवारिक तौर पर कोई अन्याय हुआ है या राजनीतिक विरासत भी उनको ना मिलकर तेजस्वी को दे दी? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके पिताजी दादाजी की संपत्ति है तो उसका बंटवारा तो सब में होगा, लेकिन अगर पिताजी ने संपत्ति कमाई है तो वो किसी के नाम भी वसीयत कर सकते हैं, और मैंने कहा वसीयत योग्य के नाम होती है। तो लालू को शायद लगा कि तेजस्वी उनके मुकाबले ज्यादा योग्य है और पार्टी को ढंग से चलाएंगे। तो मैं तेज प्रताप के साथ अन्याय तो नहीं कहूंगा। तेज प्रताप की जब शादी हुई उनकी सहमति से हुई, फेरे लिए उन्होंने, पूरे देश में चर्चा हुई। उसके बाद में अपनी पत्नी को छोड़ के और दूसरे के साथ आप लिव इन रिलेशन में रहते हो तो इसको हमारे समाज में सभ्य नहीं माना जाता। अगर आपके किसी के साथ संबंध थे तो आप पहले उनसे शादी कर लेते। आप उस समय परिवार से बगावत करने की आप अगर जोखिम उठाते तो शायद लोग उनके साथ होते कि इन्होंने सत्ता की बदौलत जिसको चाहते थे उससे शादी की और सत्ता को मोह को त्याग दिया। आप सत्ता में भी बने रहे, आप मंत्री भी रहे, और जब आपने फिर छोड़ दिया उनको और जब ये चीजें सार्वजनिक हो गई तो चुनाव के मौके पे मैंने कहा ना कि बिहार सबसे ज्यादा जातिवाद का गढ़ है। वहां जाति के नाम पे वोट इतने बटे हुए हैं कि आप उसमें सेंध लगाने की अगर प्रयास करोगे तो कितनी सफलता मिलेगी आज नहीं कह सकते। लेकिन ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है अपने भाई तेजस्वी छोटे भाई पे और लालू प्रसाद पे कि अगर आपने हमें कुछ सीटें नहीं दी तो हम चुनाव में खड़े होके आपका खेल बिगाड़ेंगे। जब बिहार की जो राजनीति रही है वैसे भी कांटे के मुकाबले रहे हैं। अब इस बार 3 नए फैक्टर मुझे उभरते हुए लग रहे हैं। एक तो जैसे अभी तेज प्रताप यादव जिनकी बात कर रहे हैं, दूसरे प्रशांत किशोर, और तीसरा रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान। उन्होंने भी घोषणा की थी पहले कि वो सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या इन तीनों फैक्टरों से कोई प्रभाव इसकी राजनीति पर पड़ेगा? बिल्कुल। हम सिर्फ एक तेज प्रताप के फैक्टर को मान लें या प्रशांत किशोर के फैक्टर को मान लें या चिराग पासवान के, उससे हम बिहार की संपूर्ण राजनीति को नहीं समझ सकते। पिछली बार मैंने जैसा कहा कि 5.92% वोट, मतलब 6% वोट चिराग पासवान को मिले। सीटें भले उनको नहीं मिली उस प्रपोर्शन में, लेकिन 6% वोट जिसके साथ भी जुड़ जाएगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो जैसे मैंने कहा लोकसभा चुनाव में 47% भाजपा को मिले चिराग पासवान के आने की वजह से। चिराग पासवान के 6% वोट को हटा दो तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के वोटों का आंकड़ा लगभग विधानसभा चुनाव से 2-3% ज्यादा था। तो अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले ताकत मिलेगी। लेकिन दूसरा उसी के साथ जुड़ा हुआ है सवाल कि प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे। अगर प्रशांत किशोर यादव और अल्पसंख्यकों में सेंध नहीं लगा पाए और उच्च जाति के या पढ़े लिखे युवाओं के जो उस जाति से नहीं आते हैं, ओबीसी से आते हैं मान लो, उनमें अगर सेंध लगाई तो उसका खामियाजा भाजपा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। और आज की स्थिति में भी अगर चिराग पासवान फिर से अलग लड़ने की सोचे कि मैं एक बार अपनी ताकत देखता हूं कि 243 सीटों में लड़ते हैं, पिछली बार नहीं मिला, तो फिर समीकरण यह है कि उनको पहले केंद्र में मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो क्या चिराग पासवान केंद्र में मंत्री पद छोड़ के और बिहार में 243 सीटों पर लड़ेंगे? ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि अभी इससे लग रहा है कि चिराग पासवान शायद भाजपा के साथ ही मिलकर लड़े, क्योंकि पिछला जो उनका अनुभव रहा है अकेले चुनाव लड़ने का वो ज्यादा सफल नहीं रहा। और जब वो लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़े तो उनको 5 सीटें भी मिली, उनको केंद्र में मंत्री पद भी मिला। तो मैंने जैसा कहा कि बिहार के अंदर अभी राजनीति कई करवट बदलेगी। तेज प्रताप पे चूंकि लालू जी के लड़के हैं इसलिए वो चर्चा में है, उनके साथ कोई बहुत बड़ी भीड़, और कोई भी राजनीतिक दल है वो 3 महीने 4 महीने में पूरे बिहार को समझ ले, पूरे बिहार के मतदाताओं में अपनी पैठ बना ले, ये संभव नहीं है। प्रशांत किशोर जो है पिछले 2-2.5 साल से लगे हुए हैं बिहार में, पद यात्रा निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर भी ये माना जा रहा है कि वो वोट्स हो सकता है 8-10% ले जाएं, लेकिन सीटें उस संख्या में नहीं लेंगी जिस संख्या में वो दावा कर रहे हैं कि वो हम सरकार हमारी बनेगी। प्रशांत किशोर का तो कहना है या तो हम अर्श पे जाएंगे या हम फर्श पे रहेंगे। मतलब मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि या तो हम 10 से नीचे रहेंगे या इतनी सीटें जीतेंगे जितनी बिहार में कोई नहीं जीता। उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ था कि जैसे अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़े थे तो कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन पहली बार जब उन्होंने 25 सीटें जीती, फिर उन्होंने जब 68-62 सीटें जीती तो लोगों को लगा कि भाजपा और कांग्रेस से परेशान लोग केजरीवाल के साथ गए। तो प्रशांत किशोर को ये लगता है उनकी सभाओं में जो सब भीड़ आ रही है कि
उन्होंने 15 साल पहले लालू का राज देखा, फिर 20 साल 19 साल से नीतीश कुमार भाजपा का राज देख रहे हैं। तो दोनों 34-35 साल के जब राज को देखते हैं तो लोगों को निराशा लगती है, ये प्रशांत किशोर का मानना है। तो उनको लगता है कि नई एक व्यवस्था के साथ वहां के लोग जाएंगे, और जिस तरह उन्होंने रणनीतिकार के रूप में कई राजनीतिक दलों की मदद की, इस बार वो रणनीतिकार ने खुद चुनाव जीतकर और बिहार में एक नए बदलाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव क्या बीजेपी के लिए एक बी टीम की तरह काम कर सकते हैं, या बीजेपी उनका इस्तेमाल कर सकती है लालू यादव के वोट काटने के लिए? देखिए, कर सकती है, करेगी नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तेज प्रताप जो इस 5 दलों के गठबंधन के साथ निश्चित रूप से पर्दे के पीछे से बीजेपी की सह होगी। जो तेज प्रताप के कैंडिडेट लड़ेंगे उनको बीजेपी की तरफ से मदद मिलेगी, क्योंकि बी टीम का मतलब है कि अगर बीजेपी को लगता है कि इनके 50 सीटों पे भी कैंडिडेट खड़े कर गए, बाकी जो आरजेडी के हैं उनको अगर इन्होंने टिकट दे दिया और भाजपा में उन्होंने आर्थिक मदद कर दी उनकी, और माहौल बनाने में मदद की कि नहीं साहब ये वोट काट रहे हैं, तो अगर कांटे की टक्कर में अगर 10 सीटें 15 सीटें भी इनकी वजह से हार जाते हैं। पिछले चुनाव का जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसने सीमांचल की करीब 17-18 सीटों पे चुनाव लड़ा। वो बेशक 5 ही सीटें जीत पाए, लेकिन 7 या 8 सीटें ऐसी थी जो उनके वोटों को अगर महागठबंधन के साथ मिला दो तो वो उनकी थी। अगर वो 8 सीटें महागठबंधन जीतता तो महागठबंधन की 118 सीटें होती और भाजपा की 117 रह जाती। तो अब ओवैसी, चौथा फैक्टर ओवैसी, पिछली बार ओवैसी जो करीब 24-25 सीटों पे चुनाव लड़े थे, इस बार ओवैसी ने ऑफर दिया है महागठबंधन को कि हम भाजपा को हराने के लिए आपके साथ आने को तैयार हैं, आप हमें सीटें दो। लेकिन अगर वो तेज प्रताप को 10 सीटें दे देते हैं, 15 सीटें ओवैसी को दे देते हैं, तो वहां पहले ही उनके इतने दल हैं कि उनमें सीटों का तालमेल नहीं हो रहा। तो ओवैसी भी एक बड़ा फैक्टर है। ओवैसी भले ही जीते नहीं, लेकिन वो कम से कम 10-15 सीटों पे महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है, जैसा उन्होंने पिछली बार करके दिखाया जी। तो ओवैसी गठबंधन है, कप्पू वो जो प्रशांत किशोर का गठबंधन है, तेज प्रताप वाला है और चिराग पासवान, ये 4 तो हमको दिखते हुए अभी दिख रहे हैं फैक्टर, जो बिहार की राजनीति में आने वाले समय में चुनाव को प्रभावित करेंगे। लेकिन वो उनका स्वरूप क्या होगा, कल को होता है तेज प्रताप कहते हैं साहब मैं तो लालू उनको समझाया मैं नहीं लड़ूंगा, तो ये फैक्टर तो निकल गया। लेकिन प्रशांत किशोर का फैक्टर हमारे पास है, ओवैसी का फैक्टर अभी तक खुला हुआ है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने उनको कोई ऑफर नहीं दिया कि हम आपके लिए 10 सीटें छोड़ेंगे या 5 सीटें छोड़ेंगे, तो ओवैसी फैक्टर भी है। और वो उन्होंने कहा है कि अगर हम हमारे साथ सीटों का नहीं हुआ तो हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो अभी बहुत कुछ बिहार की राजनीति में है जो अंदर ही अंदर पकड़ा है, और वो चुनाव की घोषणा के बाद ही सामने आ पाएगा। क्या तेज प्रताप यादव चुनाव परिणाम के बाद किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं? मान लेते हैं उनके पास 4-5 सीट आ गई और पूर्ण बहुमत से कोई भी पार्टी नहीं आती, कोई भी गठबंधन नहीं आता है, तो क्या उनकी अचानक से राजनीतिक जो क्षमता है या कद है वो बढ़ने की उम्मीद आपको लगती है? नहीं, देखिए आज सीटों का आकलन हम नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं 4-5, उनका 2-2, 3-3 सीटों पर प्रभाव है। और तेज प्रताप जहां से लड़े या उनके समर्थक हैं, तो 20-25 सीटों से ज्यादा मैं नहीं मानता। उन 20-25 सीटों में वो इतनी सीटें जीत जाएं कि वो किंग मेकर बने, ये मुझे नहीं लगता। हाँ, प्रशांत किशोर जरूर है। प्रशांत किशोर भले ही जो दावा कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो, लेकिन वो अगर 8-10 सीटें जीतते हैं और हंग असेंबली आती है, मतलब 123 का आंकड़ा अगर किसी भी गठबंधन को नहीं मिलता है, मान लो बीजेपी और महागठबंधन दोनों 115-15 पे आ जाते हैं, और 13 सीटें ऐसी आती है जिसमें 4-5 ओवैसी की आ गई, 2-3 तेज प्रताप की आ गई, 1-2 निर्दलीय आ गए, तो उस स्थिति में समीकरण बहुत ज्यादा रोचक हो जाएंगे। तब ये देखने की बात होगी कि तेज प्रताप किंग मेकर बनेंगे, मैं क्या शायद ही कोई इससे सहमत हो। ओवैसी जरूर अगर अकेले लड़ते हैं 3-4 सीटें जीतते हैं जी, तो वो अपना जरूर प्रभाव दिखा सकते हैं। और प्रशांत किशोर जी। अब एक अंतिम सवाल ये है कि अगर आरजेडी और उनका गठबंधन चुनाव जीतता है तो लगभग तय है मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को मिलेगा, लेकिन इधर अगर नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन जीतता है तो इसमें अभी कुछ तय नहीं है। बीजेपी अपना कोई नेता वहां डेवलप नहीं कर पाई है, स्थानीय नेता, और नीतीश कुमार माना जा रहा है कि अब ये शायद उनका अंतिम कार्यकाल है। तो इधर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार को देखिए, जो अभी तक बीजेपी ने ज्यादा सीटें पिछली बार जीती लेकिन नीतीश कुमार को बनाया, जैसे एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में बनाया था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, अब जो माहौल लग रहा है, उसमें नीतीश कुमार भी उस स्थिति में नहीं है जो उनका जादू चलता था। बिहार में नीतीश कुमार की जो एक
माहौल था सुशासन और बाबू। हाँ सुशासन बाबू के नाम से, अब वो अस्वस्थता की वजह से, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो निश्चित रूप से अगर बीजेपी गठबंधन को सफलता मिलती है तो मुझे नहीं लगता अब नीतीश कुमार बनेंगे। अब शायद जिस तरह उद्धव ये एक नाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र में, उसी तरह बीजेपी का कोई आएगा। और जहां तक सवाल है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, हरियाणा में चुनाव से पहले कौन जानता था मनोहर लाल खट्टर बनेंगे? जी। मनोहर लाल खट्टर बने। असम में जब पहली बार बीजेपी आई, सर्बानंद सोनोवाल बने। वहां आपके पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहां आपके आनंदीबेन, यहाँ भजन लाल, वहां मोहन यादव। तो कौन बनेगा ये नहीं। अगर सत्ता आ जाती है, दिल्ली में बहुत से लोग क्या नाम चला रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता के नाम की किसी को चर्चा नहीं थी। तो अगर गठबंधन को बहुमत आता है तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पद लेना चाहेगी। और नीतीश में भी जो नीतीश की पार्टी के लोग हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कहने में है। उनको भी लगता है कि नीतीश का ये आखिरी चुनाव है, चुनाव लड़ भले रहेंगे, लेकिन उनकी वो स्थिति नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी बनेगी और चेहरा जिसको भारतीय जनता पार्टी दे देगी, बाकी राज्यों की तरह वो चेहरा आपके और हमारे सामने आएगा। जी बिल्कुल। तो चाहे बिहार की राजनीति में चुनाव परिणाम कुछ भी आए, लेकिन तेज प्रताप यादव ने इन चुनावों को रोचक जरूर बना दिया है। बिहार की राजनीति में एक नया फैक्टर उभर के आ गया है। ये राजनीति पहले से ही रोचक थी, प्रशांत किशोर ने इसको काफी रोचक बना दिया। अब तेज प्रताप यादव के आने से और ये ऊंट अब किस करवट बैठता है, ये देखना बाकी है। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।